और उस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए, उस गुस्से को राष्ट्रवाद में बदलने के लिए हमारे देश में आते हैं जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी। और आते ही वो खाते हैं केक। पावर स्ट्रगल है ना, ये है बस असली गेम ऑफ थ्रोन्स। ऑलराइट, व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन? हम तो डिप्रेशन में है ही, क्या हमें ये लेक्चर देखना पड़ रहा है? इकोनॉमी भी डिप्रेशन में चली जाती है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब आप सीधा जा रहे हो, फिर आप गड्ढे में गिर गए। अब गांधी जी बड़े होशियार, उन्होंने सोचा कि भाई क्या एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को बिल्कुल यूनाइट कर देगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और उनके दिमाग में आया खाना खाते हुए नमक। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो हमारे दुश्मन हैं उनके अगेंस्ट हमने कैसे लड़ाई की, किस तरीके से गांधी जी के मूवमेंट्स के वजह से हमारे अंदर एक एंटी कॉलोनियल फीलिंग आई और हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, है ना। तो हमने चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर दिया, इसके 2 पार्ट्स ऑफ द वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। तो अगर आपने नहीं देखा है नालायक बच्चों हैशटैग जाके उस वीडियो को भी देख लो, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। हिस्ट्री कहानी की तरह है, अगर आप कहानी के बीच में आओगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे, कैरेक्टर्स नहीं समझ आएंगे, स्टोरी लाइन कहां जा रही है ये भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन से। यू गाइस ऑलरेडी नो मी, माय नेम, मुझे गोरा कर दिया है क्या? एंड माय नेम इज सुरभि गुप्ता। मैं आपको इस चैनल पे सोशल स्टडीज पढ़ाती हूँ एंड मेरा मेन एम है कि आप लोग हर दिन मुझसे आधा घंटा भी पढ़ लोगे ना तो मैं इंश्योर करूंगी कि आपके बढ़िया मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम्स में और एसएसटी आपका एज अ सब्जेक्ट में भी आपको बहुत मजा आए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप हर एक सेशन में आओ। एसएसटी के अलावा इस चैनल पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, तो अगर आप वो सेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पे आपको हर एक टाइप की वीडियोस मिलेंगी एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड ऑफ योर्स, है ना। सबको पता चलना चाहिए 9th और 10th एसएसटी मतलब सुरभि मैम। चलो शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से। लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, उसको पढ़ लेते हैं। बाबा रामचंद्र अ सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? तो बाबा रामचंद्र जो है ही डिड द पेजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, ठीक है, पेजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। हु सेट अप द अवध किसान सभा? जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, इन्होंने अवध किसान सभा शुरू किया था जो इतना पॉपुलर हुआ दैट इट ऑल्सो स्प्रेड इन 300 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दैट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने विड्रॉ किया बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना, आउटब्रेक ऑफ वायलेंस ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो होमवर्क सुपरस्टार्स हमारे जो क्लास में आते भी हैं और हमें होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में भी डालते हैं इज गौरी 123 अग्रवाल, राम आशिया यादव, अनंत दोरबित एंड MK गुप्ता। इन बच्चों के लिए तालियां हो जाए। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। ऐसे ही सेशंस में आते रहो, होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहो, आपका नाम तो यहाँ आएगा ही आएगा, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चैप्टर कुछ तो पल्ले पड़ रहा है, बिल्कुल हवा में नहीं जा रहा, समझे। You may never know what results come out of your actions, but if you do nothing, there will be no results। वाह क्या लाइन है ना। आपको हमेशा लगेगा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या इसका कुछ फायदा है, इतना पढ़ रहा हूँ, इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, बाकी मेरे दोस्त क्या याशी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि उसका रिजल्ट इमीडिएटली ना दिखे, पर अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नोथिंग। चलो लेट अस स्टार्ट। जल्दी से चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या किया। तो आपने पढ़ा, पता है कि ये वाला चैप्टर आपका शुरू होता है विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है 1914 से 1918, जिसने जो है पूरे दुनिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बदल ली थी। वैसे तो इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पार्ट लिया था तो ब्रिटिशर्स ने अपनी वॉर को फाइनेंस करने के लिए इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए थे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। हमारे देश में वैसे ही इतना फूड शॉर्टेज और फैमिन हो रहा था, एपिडेमिक फैल रहा था। हमारे यहाँ विलेजर्स को फोर्सफुली रिक्रूट कराया था हमारे आर्मी में, ब्रिटिशर्स की आर्मी में, जिसके वजह से इंडियंस के अंदर कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुस्सा उत्पन्न होने लगा था। और उस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए, उस गुस्से को राष्ट्रवाद में बदलने के लिए हमारे देश में आते हैं जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी। और आते ही वो खाते हैं केक।
क्यों? क्योंकि केक टेस्टी होता है। ये कैसा प्रश्न है? केक मतलब एज यू गाइस नो वो चंपारण जाते हैं, खेड़ा जाते हैं और अहमदाबाद जाते हैं और वहां पर जो इंडिगो फार्मर्स है, पेजेंट्स है, मिल वर्कर्स है, उनके लिए सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमने कर लिया है। अब जब ये छोटे छोटे मूवमेंट्स लॉन्च कर लेते हैं, उनके दिमाग में आता है कि इट इज टाइम टू लॉन्च अ बिग मूवमेंट। तो उसी टाइम जो है, क्योंकि इतने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारे देश में हो रही थी, तो 1919 को ब्रिटिशर्स लॉन्च करते हैं द राउलेट एक्ट, जिसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स और पुलिस वालों के पास अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है टू पुट एनी पॉलिटिकल प्रिजनर इन जेल विदाउट एनी ट्रायल। तो नो अपील, नो वकील, नो दलील। इस लॉ को, इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है बाय ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग। एंड फाइनली इसके अगेंस्ट अप्रैल 1919 में जो है राउलेट सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है बाय गांधी जी। तो स्ट्राइक्स होती है, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट किया जाता है, शॉप्स क्लोज डाउन, लिकर शॉप्स पिकेट की जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो राउलेट सत्याग्रह है, ये थोड़ा सा कुछ जगह वायलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एक बहुत वायलेंट क्लैम्पडाउन करते हैं और वायलेंटली लोगों को वहां दबा देते हैं, लोगों की नाक रगड़वाते हैं जमीन पे, क्रॉलिंग ऑर्डर्स निकालते हैं जिसमें लोगों को क्रॉल करके जो है सड़क पे चलना होता है, साहिब साहिब बोलना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत बेइज्जती, बहुत ह्यूमिलिएट करा जाता है इंडियंस को जब वो राउलेट सत्याग्रह में पार्ट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सबसे पॉपुलर इंसिडेंट, दैट इज 13 अप्रैल 1919 को, दैट इज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट में आपको पता है क्या है कि जनरल डायर ने कर्फ्यू या मार्शल लॉ लगाया होता है, जिसका उल्लंघन करते हुए लोग जब बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में मिलते हैं तो जनरल डायर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं। इट इज नोन एज अ जलियांवाला बाग मैसेकर, क्योंकि बिना किसी वार्निंग के दिए लोगों को मार दिया जाता है। जब ये मूवमेंट के बाद लोग भी इंडियंस इसको सह नहीं पाते तो बहुत वायलेंट हो जाता है मूवमेंट, तो गांधी जी इस पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। पर इस पॉइंट तक गांधी जी को ये रियलाइज हो जाता है कि अब मुझे अगर कोई मूवमेंट लॉन्च करना है तो बड़ा करना है, जो सबको, हिंदू को, मुस्लिम को यूनाइट कर सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, है ना। तो उनके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है इन द फॉर्म ऑफ खिलाफत। खिलाफत इशू क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 1919 में ख़त्म हो जाता है। इसमें ब्रिटिश जो है वो विक्टर निकल के आती है, मतलब वो जीत जाती है वॉर, और वन ऑफ द डिफीटर्स जिसको डिफीट किया जाता है इज द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया जाता है। अब एक ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर है उसको बुलाते हैं खलीफा, who is considered to be a Muslim spiritual leader of all the Muslims of the world। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू में कोई होगा कि यार ये पंडित तो हम सबके पंडित हैं, वैसे खलीफा इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। तो ये पता चल रहा था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ये वॉर जीत गई थी तो इसीलिए वो खलीफा के ऊपर एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग और हार्श ट्रीटी इम्पोज करने वाले थे, जिससे खलीफा की पावर भी कम हो जाएगी, उसकी टेरिटरी भी उससे छिन जाएगी। तो इंडियन मुस्लिम्स को ये बात पसंद नहीं आई, एंड दैट इज वाई दो टू ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली मेट इन बॉम्बे in March 1919, ठीक है, टू फॉर्म द खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी फॉर्म करते हैं। जब गांधी जी को इसके बारे में पता चलता है तो वो शौकत अली और मोहम्मद अली के पास जाते हैं और बोलते हैं यार मेरा भी मन है एक मूवमेंट लॉन्च करने का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का, क्यों ना हम नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत इशू को एक साथ लॉन्च करें। ये प्रपोजल लेके वो जाते हैं सबसे पहले इन द कैलकटा सेशन ऑफ 1920, जहां पर ये प्रपोजल रखा जाता है, और फाइनली इन द नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है और जनवरी 1921 में इट इज लॉन्च्ड। अब जब ये सब होता है तो देयर इज वन पार्टी, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, एक पार्टी होती है जो बोलती है कि हम ये मूवमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना है। उनका ये मानना होता है कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेके अंदर से ब्रिटिशर्स को खोखला करेंगे, हमें मूवमेंट नहीं करना। जल्दी से बता दो, द नेम ऑफ द पार्टी इज जस्टिस पार्टी, हु डिसाइड टू टेक पार्ट इन द काउंसिल इलेक्शंस।
जस्टिस पार्टी जो है एक नॉन ब्राह्मण पार्टी होती है साउथ की, मद्रास की, जो जहां पर दलित्स होते हैं, लोअर कास्ट होते हैं, और उनका ये मानना होता है कि टेकिंग पार्ट इन द काउंसिल इलेक्शंस इज अ वे फॉर अस टू गेट पॉलिटिकल पावर, कि इस बहाने हमें जो है पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होगी जो अभी तक हमारे हाथ में नहीं थी, है ना। तो वो काउंसिल इलेक्शन में बात लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है, हमने पढ़ा कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में गया, पर शहरों में इतना ज़्यादा तेज से नहीं फैल पाया क्योंकि खादी बड़ी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे फॉर लॉयर्स, स्कूल स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, है ना। तो मूवमेंट थोड़ा धीरे हो गया। कंट्री साइड में, गाँव में, अवध में कैसे फैला, पर वहाँ प्रॉब्लम थी कि मतभेद जो है गाँव वालों का, पेजेंट्स का ब्रिटिशर्स के साथ नहीं था, बल्कि ताल्लुकदार और जमींदार की तरह था। उन्होंने नाई धोबी बंद लॉन्च किए ताल्लुकदार और जमींदार के खिलाफ। गांधी जी के नाम पे काफी वायलेंस होने लगा, जिसके वजह से वहां पर भी कांग्रेस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया फार्मर्स का, और मूवमेंट जो है लॉन्च हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे ट्राइबल्स के बीच में राजा अल्लूरी सीतारमन राजू काफ़ी पॉपुलर होते हैं, उन्हें गांधी जी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी पसंद आता है, लेकिन उनको वायलेंस अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि वायलेंस के थ्रू, ओनली थ्रू गुरिल्ला मिलिटेंट वॉरफेयर हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। बट जब उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, आई थिंक इन 1924, तो पूरा मूवमेंट, या 1922, एक बार बताना, पूरा मूवमेंट वहाँ भी थोड़ा धीमे हो जाता है। फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, जहां पर एक पीसफुल प्रोसेशन पे जब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स अटैक करते हैं, तो इन रिस्पॉन्स जो हमारे पीसफुल प्रोसेशन वाले इंडियंस हैं वो जाके पुलिस स्टेशन ही जला देते हैं। भाई तुम हमें छू गए, हम जला देंगे तुमको, है ना। तो पुलिस स्टेशन को ही जला देते हैं, बिकॉज ऑफ विच 22 policemen are killed, 22 policemen die, and because of this violent movement, गांधी जी को ये रियलाइज होता है कि शायद इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर अ पीसफुल सत्याग्रह, शायद इंडियंस अभी रेडी नहीं है सत्याग्रह का रियल मीनिंग समझने का, एंड दैट इज वाई इस मूवमेंट को भी वो कॉल ऑफ कर देते हैं, है ना। गांधी जी तो बस ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ। एनीवेज, तो उन्होंने इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला पार्ट समझना कि कांग्रेस में दो हिस्से हो गए थे, ठीक है। एक जो कांग्रेस का हिस्सा था वो पुराने थोड़े बड़े लीडर्स का, सीनियर लीडर्स का था, जिनको हम नरम दल भी बोलते हैं, नरम दल या फिर मॉडरेट्स, ठीक है। दे आर नोन एज नरम दल। पहले मुझे लगा नरम दल नहीं, नरम दाल। एनीवेज, नरम दल जो मॉडरेट्स हैं, CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों को ये लग रहा था दैट इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अनदर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए, प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत हमें ये मिला है। तो लेट मी एक्सप्लेन। एक एक्ट पास हुआ था बाय ब्रिटिशर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट, जिसके अंतर्गत स्टेट इलेक्शंस, जैसे हमारा स्टेट इलेक्शंस होते हैं वैसे प्रोविंशियल इलेक्शंस में इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि जब हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो वी शुड बी टेकिंग पार्ट इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस में पावर लेके जीत के हम गवर्नेंस में चेंज ला सकते हैं, हम लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, ये इनका मानना था। बट दूसरे साइड कांग्रेस के कुछ गरम दल के लोग थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट, कुछ रैडिकल, कुछ यंग लीडर्स थे। उन्होंने बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए टेबल पे पड़े हुए छोटे छोटे बिस्किट के टुकड़े, हमें तो पूरा बिस्किट चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, हमें लॉन्च करना है एक ऐसा मूवमेंट जो हमें पूर्ण स्वराज देगा। तो उसमें थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। अब किस साइड जो है स्टीयरिंग, किसको स्टीयरिंग मिलेगी इंडिया की गाड़ी की, वो डिसाइड होता है बाय द पॉलिटिक्स ऑफ 1920s। 1920s में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके वजह से इन दोनों दल में एक दल के पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है। मजा आ रहा है? पावर स्ट्रगल, है ना, ये है बस असली गेम ऑफ थ्रोन्स। ऑलराइट, चलो, तो पहला इंसिडेंट जो होता है वो होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन। व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन? हम तो डिप्रेशन में है ही, क्या हमें ये लेक्चर देखना पड़ रहा है? इकोनॉमी भी डिप्रेशन में चली जाती है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब आप सीधा जा रहे हो फिर आप गड्ढे में गिर गए, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमी जो है डिप्रेशन में चली गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, इफ यू लाइक, ऑब्वियसली अगर आप चलो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, आपने 9th में पढ़ा था तो, पर मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इफ यू रिमेंबर,
है ना, यूरोप की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। यूरोप के पास, जर्मनी के पास, ब्रिटेन के पास किसी के पास पैसा नहीं बचा था, तो यूएस यूरोप वालों को काफ़ी पैसा लोन में देता था, है ना। बट क्या हुआ कि 1930 तक आते आते यूएस की इकोनॉमी ही गिर गई। तो यूएस की इकोनॉमी गिर गई तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। जब खुद आपके पास पैसा नहीं है तो किसी और को थोड़ी ना पैसा दोगे, तो यूरोप को उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। अब यूरोपियंस के पास जब पैसा नहीं था तो उन्होंने इंडिया से जो चीज़ें मंगवाते थे, जैसे मसलिन क्लॉथ हो गया, स्पाइसेस हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, वो खरीदना बंद कर दिया, जिसके वजह से इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे गुड्स के, है ना, वो गिरने लगे। अब हमारे यहाँ कोई सामान नहीं खरीद रहा है, इतना हमारे पास संतरा पड़ा है, कॉटन पड़ा है, सिल्क पड़ा है, कोई खरीद नहीं रहा, तो इसके वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने लगे। डिमांड वर्ल्ड वाइड जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिक्लाइन होने लगी। इस टाइम पे पर ब्रिटिशर्स को पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू और रेंट पेजेंट्स का बढ़ा दिया। उन्होंने कहा हमें नहीं फर्क पड़ता कोई तुम्हारा सामान नहीं खरीद रहा, हमें तो रेंट टाइम पे चाहिए। तो पेजेंट्स जो है वो उनका कोई सामान खरीद नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा हम रेंट कहाँ से दे, है ना, किडनी बेच दे। एनीवेज, तो उन्होंने कहा हम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो कंट्री साइड गाँव में टर्मोइल में थी चीज़ें। टर्मोइल मतलब इधर उधर हो रही थी चीज़ें, लोग काफ़ी परेशान थे, ब्रिटिशर्स से परेशान थे क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो लोगों के अंदर गुस्सा था ब्रिटिशर्स के प्रति। फिर क्या हुआ, दूसरा इंसिडेंट जो 1920s में होता है इज कमिंग ऑफ द साइमन कमीशन। हु इज साइमन कमीशन? एक 3 मेंबर कमिटी इंडिया में आती है, दैट इज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। ये इंसान जो आपको दिख रहे हैं, फूल वूल है इनके, तो सर जॉन जॉन साइमन इज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। और ये लोग इंडिया आते हैं क्योंकि इन्हें पता चलता है कि इंडिया में बड़ा सुंदर सुंदर फूल है, बगीचा है। नहीं, वो इंडिया आते हैं बिकॉज दे वांटेड टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव, वो बोलते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, जो होगा ही एक दिन, तो हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है डेवलप करने आए हैं। बट गेस व्हाट, इस कमिटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो संविधान हमारा बनाने आ रहे हो और इंडियन एक भी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई तो इंडियन मेंबर होना चाहिए था। तो क्या हुआ कि हमारे जो सारे लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को गलत माना। एंड इन मद्रास सेशन में इन 1927 कांग्रेस मद्रास सेशन में उन्होंने डिसाइड किया कि जब 1928 में साइमन कमीशन आएगा तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, वी विल रिजेक्ट द साइमन कमीशन। एंड वही हुआ, साइमन कमीशन आया, ब्लैक फ्लैग्स लेके हम लोग वहाँ खड़े हो गए, साइमन गो बैक। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन इट। एंड बट इस पॉइंट तक, है ना, सारी जो लोगों को लग गया था कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये एक नंबर की मक्कार है, झूठी है ना। तो क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड फेवरिंग द यंग लीडर्स ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं भागेगी, इनको तो मडहंटरों से मारना पड़ेगा, है ना। तो पीपल स्टार्टेड फेवरिंग द यंग साइड ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, अच्छा, इस टाइम पे जब साइमन गो बैक चल रहा था तो हमारे जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड अर्विन। और लॉर्ड अर्विन ने गांधी जी को बोला कि आई विल ऑफर अ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन मतलब कि तुम लोग ब्रिटिश राज के अंडर ही रहोगे, बट तुम्हारा खुद का देश होगा, तुम खुद गवर्न कर सकते हो। बट उसका कुछ डेफिनेशन नहीं थी कि कब आएगा। जैसे नहीं होता, मम्मी कहेंगी बेटा मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी, कब लाओगे, कब मेरे पेट में जाएगा, जब तक ये नहीं बताते वो बेकार प्रॉमिस है ना। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा ये कैसा प्रॉमिस है, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, कब दोगे, है ना, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन तो दो। तो जब ये नहीं दिया गांधी जी को तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड अर्विन ने गांधी जी को लंदन बुलाया था, गांधी जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हमें नहीं समझ आ रहा है ये डोमिनियन स्टेटस जो आप दे रहे हो। राइट, सो दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स एंड दैट इज वाई जो रेडिकल्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो ज़्यादा असर्टिव हो गए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। उन्होंने बोला ऐसे नहीं मानेंगे ब्रिटिशर्स, इनको तो हमें मूवमेंट के थ्रू एक वायलेंट नहीं बट एक भयंकर मूवमेंट के थ्रू इनको अपनी आवाज़ सुनानी
होगी, राइट? एंड दैट इज वाई ऑन द December of 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में सबसे पहली डिमांड की गई ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस। हमें आधी नहीं, पौनी नहीं, हमें बिस्किट तो पूरा चाहिए, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए इस बार। और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी हमें, बट सिंबॉलिकली कि बस ये इंडिपेंडेंस डे है, आज से हम सिर्फ स्वतंत्रता की ही बात करेंगे, ठीक है? पेट हमारा खाली है, हमें आधा पैसा नहीं चाहिए, हमें पूरी रोटी चाहिए, बात बस इतनी है, ठीक है? तो इस प्रण से अब हम आगे के सेशन में चलते हैं। अब महात्मा गांधी अब सोचने लग गए कि चलो अब तो हमें मूवमेंट करना है, ये डिसाइड हो गया मूवमेंट करना है, बट कैसा मूवमेंट करें? एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा इशू वो सामने लाना चाहते थे लोगों के, जिससे अमीर गरीब, रिच पुअर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब यूनाइट हो जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और गांधी जी थे बड़े होशियार, है ना, वो थे बड़े होशियार, तो एक बहुत अच्छा इशू सामने भी लाए। बट उस पर जाने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई। साइमन कमीशन इसीलिए भी इतना ज़्यादा एक मेजर इशू बना लोगों के लिए, क्योंकि जब पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था तो ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी थी हमारे पीसफुल प्रोसेशन पे, और उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर लाला लाजपत राय को मार भी दिया था, मार के ही वॉज किल्ड। एंड दैट इज वाई लोगों के अंदर एक गुस्सा भी था कि बस बहुत हुआ, अब हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च करना है, ठीक है? समझ आ रहा है? तो अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को थम्स अप दे दो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी मज़ेदार वीडियोस आती रहेंगी। और अगर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मुंह धो के आओ बच्चों, है ना, मज़ा आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा खून जलना चाहिए अपना सोच के कि भाई ये सब हुआ था हमारी हिस्ट्री में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब गांधी जी बड़े होशियार, उन्होंने सोचा कि भाई क्या एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश को बिल्कुल यूनाइट कर देगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और उनके दिमाग में आया खाना खाते हुए नमक। नमक, क्या आपके दांत में नमक है? नहीं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो गांधी जी ने कहा हाँ, हमारे टूथपेस्ट में नमक है और ये नमक बड़ा महंगा है। तो गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट इज अ कमोडिटी दैट इज कंज्यूम्ड बोथ बाय द रिच एंड द पुअर, है ना, सब कंज्यूम करते हैं, अमीर हो या गरीब हो, राइट? बट ब्रिटिश लॉ के अंडर सॉल्ट का मैन्युफैक्चर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर सकते थे। तो सॉल्ट कुड ओनली बी मैन्युफैक्चर्ड, सॉल्ट के मैन्युफैक्चर पे मोनोपोली सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही थी। एंड नॉट जस्ट दैट, राइट, सॉल्ट के ऊपर टैक्स भी हमको पे करना पड़ता था। मतलब तुम प्रोड्यूस भी तुम भी कर सकते हो और इसके ऊपर टैक्स भी हमको पे करना पड़ रहा है। और आपको पता है कि गरीब लोग या अमीर लोग सबको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर ऑन द 31st of January 1930 टू वाइसरॉय अर्विन स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स। उन 11 डिमांड्स में बहुत सारी चीजें थी। कुछ डिमांड्स थी फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और एक जो स्टरिंग डिमांड थी, जो सबसे ज्यादा लोगों को उकसाने वाली बात थी, वो थी एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। उन्होंने बोला कि अगर आप 11 मार्च तक इन डिमांड्स को पूरा नहीं करते तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। लॉर्ड अर्विन ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने गांधी जी को हल्के में लिया, भाई क्या मूवमेंट लॉन्च करेगा, थोड़ा सा बड़ा बूढ़ा है, क्या ही मूवमेंट लॉन्च करेगा। तो महात्मा गांधी ने लेकिन अपनी बात मानी, और जब उनका डिमांड्स पूरे नहीं हुए, along with 78 of his volunteers, he started the डांडी मार्च। अब डांडी मार्च मतलब वो डांडी तक मार्च किए, है ना। So he started from साबरमती in गुजरात आश्रम, और वो डांडी तक he went about 240 miles, और वहाँ पर जाके उन्होंने सी वाटर को इवेपोरेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। he broke the British law। सिविल डिसोबीडियंस का क्या मतलब है कि मैं कोई लॉ ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने वो कानून तोड़ा ब्रिटिशर्स का सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके, एंड दिस इज व्हाट started the civil disobedience movement या फिर the डांडी मूवमेंट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो उनका डांडी मार्च था, that was the start of the civil disobedience movement, ठीक है। अब मेजर है कि मैम ये डिफरेंट कैसे है नॉन कोऑपरेशन से। बेटा नॉन कोऑपरेशन में ये था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, कि अगर मम्मी पापा हमसे बात करें हम बात नहीं करेंगे, कहेंगे खाना खाओ हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। पर सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा रात के 9 बजे बाहर नहीं जाना, तो हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके गुंडागर्दी भी करेंगे, तो आप बिल्कुल ही लॉ तोड़ रहे हो, है ना। एक होता है नॉन कोऑपरेशन, एक होता है सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कोऑपरेशन में हमने बोला हम ब्रिटिशर्स के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम लोग जो है स्ट्राइक पे जाएंगे, हम लोग अपने स्कूल नहीं जाएंगे वगैरह। सिविल डिसोबीडियंस में आप जबरदस्ती लॉ तोड़ रहे हो,
ठीक है। तो यहाँ पर भी फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। फार्मर्स ने बोला कि हम रेवेन्यू ही नहीं पे करेंगे, रेंट ही नहीं पे करेंगे, चौकीदारी टैक्सेस नहीं पे करेंगे। ऑफिशियल्स ने, लॉयर्स ने रिजाइन कर दिया। फॉरेस्ट लोगों ने, ट्राइबल्स ने जो है फॉरेस्ट लॉस तोड़ने शुरू कर दिए, है ना। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स इस बात से खुश नहीं थे, बल्ले बल्ले नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लैंप डाउन किया इस पूरे मूवमेंट में। एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग खान अब्दुल गफर खान, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर था मूवमेंट का, ठीक है। काफ़ी लोगों को मार दिया उन्होंने। महात्मा गांधी तक भी जेल में पहुंच गए थे, है ना। अब इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली काफ़ी वायलेंस वापस से होने लगा। वायलेंस को आप रोक नहीं सकते, इतने बड़े मूवमेंट में ना वायलेंस रोकना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट्स, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोस्ट्स, जो भी स्ट्रक्चर्स थे जो ब्रिटिशर्स को सिंबलाइज करते थे, उसके ऊपर अटैक होने लगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने ब्रूटल रिप्रेशन किया एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। 1 लाख लोग जेल में थे, सोचो आप, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने मतलब वो क्या करते, मूवमेंट चल रहा था। अब वाइसरॉय लॉर्ड इरविन आए, उन्होंने कहा आई हैव अ डील फॉर यू दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। गांधी जी ने बोला मैं जेल में हूँ, कौन सा डील लाए हो मेरे लिए, खाना ले आओ पहले, ठीक है, नमक वाला। तो लॉर्ड इरविन ने बोला तुम मेरे साथ लंदन चलो फॉर द 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर हम लोग बातें करते हैं कि कैसे देश आगे बढ़ेगा, फ्यूचर ऑफ द कंट्री के बारे में, एंड इन रिटर्न मैं मैं आपके सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दूंगा, और इन रिटर्न आप जो है इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दो। तो गांधी जी ने सोचा कि यार ठीक है, सब लोग वैसे भी जेल में पड़े हुए हैं, लेट मी कॉल ऑफ दी civil disobedience movement. So he called off the civil disobedience movement and he went to London for the 2nd round table conference. 2-4 धोतियाँ उन्होंने रखी क्योंकि उससे ज़्यादा वो कुछ पहनते नहीं थे, सड़ी हुई ठंड में, ब्रिटेन के भी, है ना। और वो जब ब्रिटेन पहुँचे तो उनको न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा भी कि आप इतने कम कपड़े पहन के क्यों आए हो, क्वीन से मिलने जा रहे हो भाई। तो उसने कहा क्वीन ने हमसे, मेरे लिए और मेरी पूरे देश के लिए आप ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं, है ना। मस्त सा उन्होंने रिप्लाई दिया था। एनीवेज फिर वो जब लंदन पहुँचे फॉर द 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर बात बनी नहीं। जो भी उन्होंने डिमांड्स रखी उनकी डिमांड्स मानी नहीं गई एंड द एंटायर कॉन्फ्रेंस ब्रोक डाउन, द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन, राइट। अब सरकार जब वो वापस पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है कितने बड़े धोखेबाज हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका एक भी दोस्त जेल से बाहर नहीं था, बल्कि पुलिस ने और ज़्यादा रिप्रेशन किया था, और ज़्यादा वायलेंस करके लोगों को दबा दिया था। खान अब्दुल गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग जो है जेल में थे, और महात्मा गांधी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। हाउएवर तब तक जो है मूवमेंट फिजल आउट हो गया था, क्योंकि लोगों ने बोला कि हम कोई वेल्ले थोड़ी ना है, तुम बोलो शुरू हो जाए, तुम बोलो घर जाओ घर जाए, नौकर थोड़ी ना है हम तुम्हारे, है ना, कोई नल थोड़ी ना खोलो और बंद करो। तो लोग इस पॉइंट तक आते आते थोड़े परेशान हो गए थे गांधी जी से, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काइंड ऑफ fizzled out after that. अब हम आते हैं कि how was the movement seen by different people in different areas, ठीक है। जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, और बस उतना ही है आपका चैप्टर, ठीक है। चलो नाउ अब अगर हम फार्मर्स की बात करें तो रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स ने अलग अलग तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। जो आपके अमीर फार्मर्स हैं उसमें है पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ यूपी, जो काफ़ी एक्टिव थे मूवमेंट पे। उन्होंने बोला कि ठीक है, उनका मेन डिमांड था कि जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू ब्रिटिशर्स उन पे डाल रहा है, उस रेवेन्यू को कम किया जाए। दैट वॉज देयर मेन डिमांड, राइट। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, हम भी खादी पहनेंगे, हम भी फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट करेंगे, हम भी जो है रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, और उन्होंने काफ़ी सारे जोरों शोरों में इस मूवमेंट में पार्ट लिया। हाउएवर जब इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया विदाउट द रेवेन्यू बीइंग रिड्यूस, विदाउट दैट डिमांड बीइंग मेट, वो काफ़ी दुखी हो गए, और जब मूवमेंट को रिलॉन्च किया गया उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम पुअर फार्मर्स की बात करें तो आपको पता है कि पुअर फार्मर्स का मेन मतभेद किससे था, उनका मेन लड़ाई झगड़ा किससे था, ब्रिटिशर से नहीं था, तालुकदार और जमींदार से था। तो वो चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स को उनको रेंट देना है ना, तालुकदार को रेंट देना है, वो माफ हो जाए, राइट। तो पर अगेन यहाँ पर कांग्रेस जो है इनका सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस जमींदार और तालुकदार खुद थे। तो बहुत जगह नो रेंट कैंपेन इन्होंने शुरू किया था, बट द कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट देम, तो दैट इज वाई दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इतना। बिजनेस क्लास में ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि टिल बाय द टाइम वी कम टू 1930 काफ़ी सारे बड़े बिजनेसमैन हो गए थे इंडिया के। देखो यार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना,
तो इंडिया के लिए वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि सारे जो ब्रिटिश फैक्ट्रियां थी सब लोग जो है वॉर एफर्ट में बिजी हो गए थे। तो इस टाइम पे इंडिया के लिए प्रोड्यूस करने के लिए और इवन वॉर एफर्ट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज सेटअप होने लगी थी। तो इंडियन बिजनेसमैन के पास काफ़ी पैसा आ गया था और काफ़ी पावर भी आ गई थी। दे मेड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। पर प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से उनका बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड था। कहाँ वो 100 करोड़ का प्रॉफिट बना सकते थे, पर वो 10 करोड़ का ही बना रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको बड़ा नहीं होने दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी 2 डिमांड है। पहला, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड, है ना। वो चाहते थे कि जो सामान ब्रिटिश से इंडिया आ रहा है और इंडिया में बिक रहा है उससे हमें प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये लोग बड़े चालू थे यार। ये लोग क्या करते थे ना, अगर अपनी टी शर्ट इंडिया में बेच रहे हैं तो सरकार जो है प्रोड्यूसर्स को बड़ा पैसा देती थी, जिससे वो टी शर्ट सिर्फ 2 रुपए में बेचे। अब हमारे प्रोड्यूसर्स 2 रुपए में नहीं बेच सकते ना एक टी शर्ट, उनको तो बहुत महंगा पड़ रहा है, टैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं। तो वो टी शर्ट 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो उनका टी शर्ट कोई खरीदता नहीं था, है ना। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, हमें अपने ये जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड है इससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। और दूसरा, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो शुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो ऐसा कर रखा था ब्रिटिशर्स ने कि रुपी को तो काफ़ी सस्ता कर रखा था रुपीज़ को, और जो स्टर्लिंग था जो उनका करेंसी था उसको काफ़ी महंगा कर रखा था। तो जो वो लोग हमारे यहाँ आते थे तो हर चीज़ उन्हें सस्ती मिलती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये गलत बात है, रुपी स्टर्लिंग रेशियो को बेटर करो और जिससे कि हमें प्रोटेक्शन भी मिले और हमारा सामान भी बिके, इंपोर्ट्स डिस्करेज हो, ठीक है। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जी.डी. बिरला, जिन्होंने काफ़ी फिक्की ICI जैसे इंस्टीट्यूशंस भी ओपन करे, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी उन्होंने सेटअप की। उन्होंने जो है काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी कांग्रेस को ड्यूरिंग द एंटायर मूवमेंट। उन्होंने फॉरेन गुड्स भी खरीदना बंद कर दिया। हाउएवर 2 रीजंस के वजह से उन्होंने मूवमेंट को बाद में सपोर्ट करना बंद कर दिया था, है ना। स्पेशली जब सेकेंड टाइम मूवमेंट को वापस से लॉन्च किया गया। 2 मेजर रीजन क्या था। पहला तो ये कि उन्हें ऐसा लगा कि मूवमेंट थोड़ा वायलेंट हो रहा है, और देखो वायलेंट मूवमेंट विल डिसरप्ट बिजनेस और प्रॉफिट मार्जिन पे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो दैट इज वाई दे स्टॉप्ड सपोर्टिंग द मूवमेंट। दूसरा मेन रीजन ये कि कांग्रेस की जो ये यंग लीडरशिप थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, थोड़े सोशलिस्ट हो रहे थे। सोशलिस्ट मतलब थोड़ा सा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है ना, जो आपने 9th में भी पढ़ी है कि भाई सबका वेलफेयर हो, प्रॉफिट से अलग सोच हो गई थी उनकी। तो ये बात उनको पसंद नहीं आ रही थी। दैट इज वाई व्हेन द मूवमेंट वाज रीलॉन्च्ड अगेन दे डिड नॉट सपोर्ट इट एज मच, है ना। उन्होंने फिर उसका सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब जहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लास का सपोर्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो वर्किंग क्लास था उनका इतना सपोर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो गई ना बच्चों कि भाई वर्किंग क्लास की दुश्मनी ब्रिटिशर्स से नहीं थी, वर्किंग क्लास की दुश्मनी थी इंडस्ट्रियल ओनर से, इंडस्ट्रियल क्लास से। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला से थी इनकी दुश्मनी। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था बेटर वेजेस, इनको चाहिए था बेटर वर्किंग कंडीशन, है ना। अब ब्रिटिशर्स इनका कैसे सपोर्ट करें? एक तो तुम पैसा ले रहे हो इंडस्ट्रियल ओनर का, तो तुम इन लोगों का कैसे सपोर्ट करो जो इंडस्ट्रियल ओनर के खिलाफ है? तो कांग्रेस इनको इतना सपोर्ट नहीं करे, एक्सेप्ट फॉर कुछ एरियाज जैसे नागपुर में थोड़ा सा वर्कर्स ने, डॉक वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बट ओवरऑल जो है इतना ज़्यादा वर्कर्स का पार्टिसिपेशन नहीं था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। One major group that did participate in the civil disobedience movement was women. Thousands of women participated in the civil disobedience movement. वो सड़कों पे आ गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने उन्हें एक आवाज़ दी थी, एक पुकार दी थी कि अपने देश के लिए माँ बनो, अपनी देश के लिए कुछ करो। तो सड़क पे आ गई थी काफ़ी औरतें, बल्कि जेल भी गई, उन्होंने प्रोटेस्ट में भी पार्ट लिया, लिकर शॉप्स भी पिकेट की। हाउएवर जस्ट लाइक द फर्स्ट चैप्टर, वुमेन के पार्टिसिपेशन का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। आफ्टर द मूवमेंट उनको बोला गया भाई घर जाओ चाय वाय बनाओ, और उनको कांग्रेस पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन एक भी औरत को नहीं दी गई। बट एनीवेज दे डिड पार्टिसिपेट, तो एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब मेन चीज आता है, जब इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो व्हाई डिड इट फेल, है ना। हमें इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिली 1930 में? तो गाइज इसके 2 मेजर लिमिटेशंस थे ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला लिमिटेशन आया इन द फॉर्म ऑफ दलित्स, ठीक है, दलित्स या लोअर कास्ट, ठीक है। कि तो क्या हुआ कि
दलित लीडर्स, अच्छा मैं पहले समझाती हूँ। आपको पता ही है हमारे इंडिया में काफ़ी भयंकर कास्ट सिस्टम था, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट, ऑल ऑफ दैट, है ना। गांधी जी बहुत टाइम से बोलते थे कि लोअर कास्ट हमारे लिए हरिजन है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, जो काम वो करते हैं जैसे बाथरूम को साफ करना, बाल काटना, जानवर की खाद से लेदर बनाना, ये सब अच्छा काम है, मतलब इस काम में कुछ बुराई नहीं है। बट और उन्होंने कहा, और गांधी जी इसी तरीके से लोगों की सोच बदल के जो है देश को सुधारना चाहते थे। बट कुछ लीडर्स जो दलित लीडर्स थे जैसे बी आर अम्बेडकर, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बोला कि देखो लोगों का दिमाग तो बदलने में सालों साल लग जाएंगे, अभी दलित इमेंसिपेशन, दलित फ्रीडम तभी हो पाएगा जब हमको पॉलिटिकल लिबरेशन मिलेगी, जब हमें पॉलिटिकल पावर मिलेगी। ठीक है, उनका ये कहना था। एंड दैट इज व्हाई द दलित स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब प्रोविंशियल इलेक्शंस में, स्टेट के इलेक्शन में जहां पर दलित्स की मेजॉरिटी है, तो वहां पर ओनली दलित्स शुड स्टैंड अप फॉर इलेक्शन एंड ओनली दलित शुड बी अलाउड टू वोट। इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कि भाई लेट अस से कि मैं मेरठ जिला में रहती हूँ, यहाँ दलित्स बहुत ज़्यादा है, तो भाई सिर्फ हमको अलाउड होना चाहिए वोट करने को और सिर्फ दलित्स को ही खड़ा होना चाहिए इलेक्शंस में। इस तरीके का उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। बी आर अम्बेडकर ने खुद की एक पार्टी भी बनाई, एक एसोसिएशन भी बनाया कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। गांधी जी इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिमांड है बहुत ही खराब है, क्योंकि ये हमारे देश को इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले ही अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। तो ही वेंट ऑन फास्ट अंटिल डेथ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम जो हो इस डिमांड को वापस नहीं लेते थे। फाइनली पूना पैक्ट साइन होता है इन सितंबर 1932। A Pune Pact is signed between B.R. Ambedkar and Gandhi जी, and after that signing reserved constituencies की डिमांड वापस ले ली जाती है। लेकिन what is promised to the Dalits कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम आपको रिजर्वेशन देंगे, जो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होती है, सॉरी सेपरेट इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रॉमिस किया गया है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, जो आजकल होता है कि वोट सबको लोग कर सकते हैं जहां पर दलित मेजॉरिटी है, पर खड़े सिर्फ दलित हो सकते हैं। एवरीवन कैन वोट बट खड़े यहाँ पर सिर्फ दलित होगा, जो आजकल होता है ना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो उन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड वापस लो एंड वी विल प्रॉमिस यू रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्लियर। अब दूसरा बड़ा लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट वाज मुस्लिम्स। एक्चुअली इस बार का इलेक्शन भी कुछ ऐसे ही था। मुस्लिम्स एंड दलित्स हैव चेंज्ड द एंटायर इलेक्शन का रिजल्ट, है ना। तो उस टाइम भी कुछ ऐसे ही था, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है फेल हो गया। तो मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस से काफी एलियनेटेड फील कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो उनके बारे में सोच रहा हो, स्पेशली इसलिए क्योंकि कांग्रेस में काफी सारे जो हिंदू पार्टीज थी, जैसे हिंदू महासभा, ये जयशंकर, ये जो लीडर्स थे जो काफी हिंदुत्वा में बिलीव करते थे, वो कांग्रेस के पार्ट बन गए थे। ठीक है, तो एक मुस्लिम लीग करके पार्टी काफी पॉपुलर हो गई थी, जिससे मुस्लिम्स और कनेक्ट कर पा रहे थे। तो मुस्लिम्स ने डिमांड की अगेन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। इस बात के लिए जयशंकर, मिस्टर जयशंकर जो हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम ये डिमांड हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और एलियनेट हो गए। उन्हें ये लगने लग गया कि अगर हमें स्वतंत्रता मिल भी गई ना, तो हम इस देश में सेकेंड क्लास सिटीजन्स होंगे, है ना, हमको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। एंड फिर इवेंचुअली ऑफ कोर्स दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ सेपरेट कंट्री ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से हमारा बंटवारा भी होता है। ठीक है, तो इट अपीयर्ड मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न दैट मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी हो जाएगी और उनका जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात भी की इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब, तो इसके लिए मिस्टर जयकर जो है महासभा ने मना कर दिया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से। एंड दैट इज वाई मुस्लिम्स ऑल्सो did not participate in the movement, did not participate, बल्कि कह सकते हो कि इससे जो है आपके दो मेजर ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, दलित्स और मुस्लिम्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, सो दैट इज द एंटायर चैप्टर। तो अभी आज हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में मेनली पढ़ा, जो 1930 में एक तरीके से लॉन्च किया जाता है बाय गांधी जी, स्टार्टिंग विद द डांडी मार्च। लेकिन ये मूवमेंट जो है वापस से कॉल ऑफ कर दिया जाता है आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय लॉर्ड इरविन। इट इज लॉन्च्ड अगेन इन 1932, बट उसके बाद इतना वो मोमेंटम नहीं गेन करता। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एक तरीके से खत्म हो जाता है ना, कि भाई उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल ऑफ दैट इज नॉट देयर इन योर चैप्टर। ये तरीका है
है इस चैप्टर में ये बताने का कि ये जो दो बड़े मूवमेंट्स थे, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन मूवमेंट्स के थ्रू लोग जो है अपनी लोकेलिटी के बारे में सोचना बंद कर दिया और पूरे देश के बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आई इन मूवमेंट्स के वजह से, है ना। तो चैप्टर भी इस बारे में इसलिए नहीं, दो मूवमेंट्स के बारे में आपको बता रखा है। अगले चैप्टर, अगले सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि सिर्फ वॉर से और मूवमेंट से राष्ट्रवाद की भावना नहीं आती, कल्चर से, सिंबल से, फ्लैग से, गानों से भी राष्ट्रवाद की भावना आती है, रोमांटिसिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो इंडिया में वो रोमांटिसिज्म कैसे आया, किस तरीके के गाने गाए गए, किस तरीके से कस्में वादे दिए गए, जिससे हमारे अंदर भी एक प्रेरणा आई कि हमें ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए, इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अब मैंने आप लोगों को क्विज दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो है वो क्विज का आंसर करना है। यू हैव टू गिव मी द आंसर्स ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस, एंड उसके साथ साथ आज का होमवर्क भी देख लो, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। हु फॉर्म्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? Who amongst the following were associated with Swaraj Party formed during India's freedom struggle? अभी याद आया कि ये वाला पार्ट में पढ़ाना भूल गई। तो 2 सेकंड में मैं आपको बता भी देती हूँ कि जब आपको याद है मैंने बोला था कि कांग्रेस जो है 2 हिस्सों में बट गया था 1920s के पॉलिटिक्स में, नरम दल, गरम दल। तो जो नरम दल वाले लोग थे ना, जो ओल्ड पीपल थे, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास वाले, इन लोगों ने बोला कि हमें प्रोविंशियल इलेक्शंस में वापस से पार्ट लेना है, ठीक है, वापस से पार्ट लेना है। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई कॉल्ड स्वराज पार्टी। तो ये पार्ट मैं भूल गई थी बताना, पर अब बता दिया। ऑलराइट, गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ठीक है, तो ये है आपके सारे क्वेश्चंस, इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्विज के आंसर्स भी दे देना। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा बच्चों। वीडियो को थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।